नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी दौरे पर सीएम धामी ने वरिष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम में की शिरकत। उत्कृष्ट कार्य करने पर वरिष्ठ नागरिकों को किया सम्मानित, बुजुर्गों का लिया आशीर्वाद। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 18 प्रस्ताव पास। कैबिनेट ने शिक्षा, परिवहन, रोजगार पर लिया फैसला। बढ़ाई वन दरोगा और आरक्षी की आयु सीमा। प्रदेश में मऊ पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन क्षेत्रों में लगेंगे बॉक्स। कैबिनेट ने फॉरेस्ट वर्किंग प्लान पर दिया जोर। काश्तकारों को होगा फायदा, नई नीति मंजूर। प्रदेश के लिए सटीक साबित हुआ मौसम का पूर्वानुमान। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि, तापमान में गिरावट दर्ज। और खबरों की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी दौरे की खबर के साथ। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित वरिष्ठ नागरिक सम्मान में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। साथ ही अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर 15 वरिष्ठ नागरिकों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 18 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगी। धामी कैबिनेट ने शिक्षा, परिवहन, रोजगार के साथ ही कुंभ मेले की व्यवस्था को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा सरकार ने कई नियमावली में भी संशोधन किया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं धामी कैबिनेट ने क्या कुछ फैसले लिए। उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 में संशोधन को मंजूरी। वन दरोगा की आयु सीमा 21 से 35 साल की गई तय। वन आरक्षी की आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 25 साल की गई तय। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को अब सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का लाभ अब 21 शासकीय कॉलेजों तक बढ़ाया गया। उत्तराखंड अल्पसंख्यक अधिनियम 2025 पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। कक्षा 1 से 8 तक के 452 मदरसों को अब जिला स्तर से मान्यता मिलेगी। कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 52 मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेनी होगी। इस संबंध में जल्द अध्यादेश लाया जाएगा। वेटिंग लिस्ट अब 1 साल तक की वैध मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप विशेष शिक्षा शिक्षकों की अर्हता तय करने वाली नियमावली को मंजूरी। सहायक अध्यापकों के लिए सेवा नियमावली को स्वीकृति। लोक निर्माण विभाग में हाईकोर्ट के आदेश के संदर्भ में जेई भर्ती से जुड़े मामलों की जानकारी कैबिनेट के संज्ञान में लाई गई। वर्क चार्ज कर्मियों से जुड़े निर्णय पर हाईकोर्ट के स्टे की जानकारी दी गई। परिवहन विभाग के तहत बसों की खरीद को मंजूरी दी गई। पहले 100 बसों की अनुमति थी, लेकिन जीएसटी दर 28% से घटकर 18% होने के बाद अब 109 बसें खरीदी जाएंगी। डी श्रेणी के ठेकेदारों को अब 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ रुपए तक के कार्य मिल सकेंगे। वन सीमा क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी। इससे स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी और मानव हाथी संघर्ष में कमी आने की उम्मीद है। वन सीमा, मौन पालन, मधुमक्खी आधारित आजीविका एवं मानव वन्य जीव संघर्ष नियमावली 2026 को भी स्वीकृति दी गई। आबकारी नीति में व्यय दर 6% निर्धारित की गई थी, जिसके अनुरूप वाणिज्य कर विभाग ने अपनी नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी। कुंभ मेले में 1 करोड़ रुपए तक के कार्य मेला अधिकारी स्वीकृत कर सकते हैं। 5 करोड़ तक के कार्य गढ़वाल आयुक्त स्वीकृत कर सकते हैं। उससे अधिक शासन स्तर पर होंगे स्वीकृत। ये शहरी विकास विभाग का मत था। कुंभ मेला 2027 में जो हरिद्वार में जो काम होने हैं, कुछ स्थायी नेचर के हैं, कुछ अस्थायी नेचर के काम हैं। उसमें जो स्वीकृति की जो प्रक्रिया है उसको और सरल करने के लिए ये निर्णय लिया गया है कि 1 करोड़ तक के जो कार्य होंगे वो मेलाधिकारी के स्तर पर सैंक्शन किए जाएंगे और 5 करोड़ तक के कार्य वो आयुक्त गढ़वाल मंडल के स्तर पे स्वीकृत किए जाएंगे। उसके ऊपर के जो कार्य हैं वो शासन में पूर्व की तरह ही सैंक्शन होंगे। एक और मत था परिवहन विभाग का। पूर्व में शासन के द्वारा 100 बसें खरीदने का परिवहन निगम को अनुमति दी गई थी। क्योंकि जीएसटी के रेट कम हो गए हैं, 28% के स्थान पर 18% हो गए हैं, तो 100 की जगह 109 बसेज क्रय करने का माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई।
सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में मौन पालन की अपार संभावना जताई है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के पास वन क्षेत्र है और खासकर पर्वतीय जिलों में मधुमक्खी पालन से स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में उपलब्ध होने वाला शहद औषधीय गुणों से भरपूर है, जिसकी मार्केट में भी डिमांड है। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड को शहद उत्पादन का हब बनाने का लक्ष्य तय किया है और इसी दिशा में सरकार काम भी कर रही है। नहीं, मौन पालन हमारे राज्य में बहुत बड़ी संभावना है और मौन पालन के लिए चूँकि हमारा वनों से आच्छादित पूरा राज्य है, जहाँ 70% से अधिक भूभाग हमारा वनों पर है और बहुत अच्छा एक अच्छी संभावना हो सकती है जो मौन पालन के क्षेत्र में हो सकती है। और ये यहाँ का जो शहद है, मौ है, मौ जानते हैं ना? हाँ, वो औषधीय गुणों से भरपूर है और उसकी सभी संभावनाओं को लेकर हमने एक आज कैबिनेट में एक ऐसा समन्वय करने के लिए एक निर्णय किया है कि आगे चलकर ये हमारे राज्य के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस हमारे राज्य से होकर पूरे देश में जाएगा। वहीं सीएम धामी की मीठी क्रांति यानी मौन पालन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन विभाग भी एक्शन मोड में है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार नई मौन पालन नीति पर काम कर रही है, जिसे कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि इसके तहत अब वन क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए बॉक्स को लगाया जाएगा, साथ ही इसमें फॉरेस्ट वर्किंग प्लान को भी शामिल किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की माने तो मौजूदा समय में वन क्षेत्र में गतिविधियों पर लगी प्रतिबंध के कारण काश्तकारों को दिक्कत होती है। ऐसे में नई नीति के बाद उन्हें वहां जाने की अनुमति मिल सकेगी। राज्य में मौन उत्पादन को वन क्षेत्र के माध्यम से किस तरह बढ़ावा दिया जाए ताकि आम आदमी की आजीविका पर इसका प्रभाव पड़े, इसके लिए एक व्यापक मौन नीति को लेकर के चर्चा हुई है, जिसके वन विभाग और उद्यान विभाग कृषि विभाग मिलकर के इस पर एक निश्चित प्रस्ताव लाएंगे ताकि प्रदेश में हर न्याय पंचायत स्तर पर मौन पालन को बढ़ावा दिया जा सके। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म होने पर सियासत गर्माती दिख रही है। जहां कांग्रेस से कुछ नेता इस पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं तो वहीं बीजेपी इसका समर्थन कर रही है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ तुष्टीकरण का है, जबकि धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड खत्म कर मुस्लिम बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का काम किया है। मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं उनको भी आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा सके और उनको सारी सुविधाएं मिल सके जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलते हैं, वो कैरिकुलम उन पर भी लागू हो जो आम बच्चों पर होता है, तो उनको तो खुश होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को ये लगता है कि शायद इसका विरोध करके वो मुस्लिम वोटर को कहीं ना कहीं अपने साथ में जोड़ पा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो समझदार मुसलमान है वो इसका स्वागत भी कर रहा है और कांग्रेस को बहुत नज़दीक से देख रहा है कि कांग्रेस कई बार तुष्टीकरण के लिए गलत चीज़ों का भी समर्थन कर रही है और ये पूरा समाज इसको देख रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा फिलहाल स्थगित हो गया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का 2 दिवसीय दौरा स्थगित हो गया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में नई तारीख का ऐलान हो जाएगा। बता दें कि इससे पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 2 मई को उत्तराखंड दौरे पर आने वाले थे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनका 3 मई का भी कार्यक्रम तय था। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नबीन जी का देवभूमि उत्तराखंड में एक प्रस्तावित प्रवास यहाँ पर आया हुआ था। अभी हम समझते हैं कि एक नया जो उनका प्रस्तावित प्रवास का यहाँ पर आएगा, संभवतः 2 और 3 को जो उनके आने की यहाँ पर संभावना थी, वो अभी इसको एक प्रकार से हम स्थगित माना जा रहा है, क्योंकि अभी नई तिथि उसकी कुछ दिनों में हमारे पास आएगी। लेकिन जब भी उनका इस देवभूमि में आगमन होगा तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि उनका भव्य स्वागत यहाँ पर हो और उनके द्वारा जो भी मार्गदर्शन हमको दिया जाएगा, हम संगठन के निचले स्तर तक उसको पहुँचा करके पूर्ण परिश्रम से, और परिश्रम ही नहीं, परिश्रम की प्रकाष्ठा से उसको करने का काम करेंगे।
बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के उत्तराखंड दौरे पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा के उत्तराखंड दौरे से कांग्रेस में कोई सुधार होने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस गुटबाजी के मर्ज से ग्रस्त है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के पिछले दौरे को याद करते हुए कहा कि तब उनके कद्दावर नेता हरीश रावत राजनीतिक अवकाश पर चले गए थे। अब कौन जाएगा ये देखना होगा। बता दें कि बीजेपी विधायक ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के दौरे को बीजेपी के लिए मुफीद बताया है। देखिए, अभी बीच में भी वो उत्तराखंड होके गई हैं और उस बीच हरीश रावत जी का 15 दिन का राजनीतिक वनवास, उस बीच में की गई राजनीति और कांग्रेस में आपसी गुटबाजी जो जनता के बीच में तक पहुंच गई और जनता को जिससे दो चार होना पड़ा, देखना पड़ा जनता को, तो ये उनके आने का परिणाम रहा। अब सुना है वो दौरा बढ़ा रही है, कुछ और दिनों के लिए आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे ही कई विवादित और झगड़े के मामले कांग्रेस के सामने आएंगे और वो जितना यहाँ पर दौरा करेंगी, मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस में सरफरोल बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद माहौल बनेगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सोशल मीडिया पोस्ट ने सूबे की सियासत को गरमा दिया है। हरीश रावत ने धामी कैबिनेट पर निशाना साधा है। धामी मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों को उन्होंने उजियारू बल्द कहा है। हरदा का ये इशारा आखिर किस मंत्री की तरफ है, देखिए इस रिपोर्ट में। हरदा के पोस्ट से गरमाई सियासत, धामी कैबिनेट पर हरदा का निशाना, कैबिनेट मंत्रियों को बताया उजियारू बल्द, हरदा का किस मंत्री की तरफ इशारा। उत्तराखंड की सियासत के माहिर खिलाड़ी हरीश रावत आए दिन अपने बयान और पोस्ट को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। अब हरीश रावत ने धामी कैबिनेट पर ताजा पोस्ट शेयर किया है, जिससे सूबे की सियासत गर्मा गई है। हरीश रावत ने धामी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों पर तंज कसा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि धामी के मंत्रिमंडल में 3 प्रकार के मंत्री हैं, संघी, असंघी और उजियारू बल्द। कुछ उजियारू बल्द तो फिर कांग्रेस में हरा भरा देखकर बाढ़ फांदना चाहते हैं। बीजेपी की सरकारों ने उत्तराखंड को पलायन, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, असंतुलित विकास, महंगाई आदि के दंश तो दिए ही दिए, 3 ऐसे रोग भी दिए हैं जिनको रोज भुगतना पड़ रहा है, आग, बाग और जाम। मैंने इस व्यथा को उकेरा तो एक उजियारू बल्द ने बजाय मेरी कही हुई बात पर आवश्यक जांच करने और कदम उठाने के ये कह दिया कि हरीश रावत तो नेपाली जैसा लगता है, बंदर, लंगूर, भालू ही नहीं, वो भी बाहर से ही आया है। हरीश रावत से जब अपने किए गए इस पोस्ट के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर सभी राज्यों में उत्तराखंड के जैसा मंत्रिमंडल है तो भगवान ही देश की रक्षा करे। अब हकीकत है, कभी कभी पहाड़ की ऊंचाई पे जाकर के आपको बहुत सारी चीज़ें आत्मबोध हो जाता है। तो उस आत्मबोध ने मुझसे कहा ये कैसा मंत्रिमंडल है? तो मुझे लगा कि उसमें संघी भी हैं मगर वो ज़रा कम है, असंघी ज़रा ज़्यादा है, और उनसे ज़्यादा उजाड़ू बल्द है। तो मुझे लगा कि धामी जी की स्थिति पर थोड़ी दया भी करनी चाहिए, लेकिन भाजपा जिस तरीके से चल रही है, कर रही है, यदि हर राज्य के अंदर उत्तराखंड जैसा ही मंत्रिमंडल है तो भगवान इस देश की रक्षा करो। हरीश रावत के इस बयान पर उनके पुराने साथी और मौजूदा बीजेपी प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जितने भी उजियारू बल्द हैं सब कांग्रेस में ही हैं। देखिए, हरीश रावत जी उजाड़ू बल्दों के बारे में कई वर्षों से बोल रहे हैं। कभी वो अपने नेताओं के लिए बोलते हैं, कभी वो दूसरों के लिए बोलते हैं, लेकिन जितने भी उजाड़ू बल्द हैं वो कांग्रेस में ही हैं, यहाँ कोई ऐसा नहीं है। और हरीश रावत जी को आदत है उजाड़ू बल्दों की, वो भुक्तभोगी भी हैं उजाड़ू बल्दों से, उन्होंने सब देखा भी है। और लेकिन जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, जिस तरीके का वातावरण बन रहा है और जिस तरीके से हरीश रावत जी ने लिखा है, वो तो ये है कि किसी को कहना, किसी को सुनाना, वो बात कहीं की कहीं पे कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये हरीश रावत जी की कला है, ये राजनीतिक चातुर्य है उनका।
और जितने भी उजाड़ू बल्द हैं वो वर्तमान में कांग्रेस में हैं। हरीश रावत ने धामी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को उजियारू बल्द बताया, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। सवाल है कि हरीश रावत आखिर किसकी ओर इशारा कर रहे थे? धामी कैबिनेट में किस मंत्री को हरीश रावत उजियारू बता रहे हैं? कहीं उनका इशारा अपने पुराने साथियों की ओर तो नहीं, जिन्होंने साल 2016 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को झटका देने का काम किया था और बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था। हरदा ने अपने पोस्ट के जरिए कहीं उसी दर्द और पीड़ा को जाहिर तो नहीं किया। – 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर महिलाओं को ज्यादा संख्या में टिकट देने का दबाव बढ़ गया है, क्योंकि महिला आरक्षण पर इस समय सियासी संग्राम जारी है। ऐसे में नारी शक्ति के फैक्टर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देने का दावा कर रही है। हालांकि दावे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन 2027 में क्या तस्वीर बदलेगी, देखिए इस रिपोर्ट में। 2027 चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का बड़ा दावा, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को देंगे टिकट। महिला आरक्षण के बीच नारी शक्ति फैक्टर का दिखेगा दबाव। चुनौतियों के बीच दोनों ही दल कैसे करेंगे गुणाभार। महिला आरक्षण पर सियासी संग्राम के बीच बीजेपी और कांग्रेस पर 2027 विधानसभा चुनाव में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने का दबाव बढ़ गया है। बीजेपी ने महिलाओं के लिए मुफीद सीटों की पहचान करनी शुरू कर दी है, लेकिन बीजेपी के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि पार्टी ये पहले ही क्लियर कर चुकी है कि जिस कैंडिडेट की 100% जीतने की संभावना होगी उसी को टिकट दिया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले पर केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल का कहना है कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी में उनके द्वारा महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने का सुझाव दिया जाएगा। देखिए, अभी आप स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव में आपने देखा कि हमारी जहाँ महिला सीट नहीं भी थी, वहाँ भी हमारी पार्टी ने महिलाओं को पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया है, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे वो मेयर हो। तो जब मतलब यहाँ तक पार्टी सोच सकती है तो आगे के लिए भी ज़रूर मैं एक महिला होने के नाते ज़रूर मातृशक्ति की बातें संगठन लेवल पे रखेंगे हम लोग, लेकिन हमेशा से ही जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को दिया है उसके लिए हम धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि हम जैसे बहुत ही सामान्य परिवार की महिला को अगर पार्टी यहाँ तक पहुँचा सकती है तो आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि निश्चित तौर पर कुछ न कुछ बढ़ोतरी होगी। 33% महिला आरक्षण 2029 से लागू करने से जुड़ा विधेयक भले ही संसद में पारित न हुआ हो, लेकिन इसका असर उत्तराखंड के आगामी चुनाव पर पड़ने जा रहा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी उत्तराखंड में 1 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी और लगातार 2027 चुनाव से ही 33% महिला आरक्षण लागू करने की पैरवी करती दिखाई दे रही है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि बीजेपी की करनी और कथनी में फर्क है और यही वजह है कि महिला आरक्षण पर बीजेपी आने वाले समय पर भी बैकफुट पर दिखाई देगी। बीजेपी की करनी और कथनी में समानता होती तो आज देश में प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलता और आपके खाते में भी शायद 15 लाख आ चुके होते, नोटबंदी नहीं होती। ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये सिर्फ जुमले छोड़ते हैं और ये कुछ नहीं करने वाले, ये पुरुष प्रधान डोमिनेट समाज को समर्थन करने वाले लोग हैं। ये महिलाओं के लिए कभी नहीं सोच सकते। 2027 विधानसभा चुनाव में दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देने का दावा तो कर दिया है, लेकिन दोनों ही दलों के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इस तरीके के दावे दोनों ही पार्टियों ने हर विधानसभा चुनाव के दौरान किए, लेकिन महिलाओं को टिकट देने में दोनों ही दलों ने कंजूसी दिखाई। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या 2027 विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदलेगी।
देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक के दूसरे दिन अतिक्रमण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। बता दें कि देहरादून नगर निगम इस हफ्ते में अभियान चलाकर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भेजने वाला है। नगर आयुक्त ने बताया कि नोटिस का संतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। वहीं बोर्ड बैठक में 715 सफाई कार्मिकों की भर्ती को मंजूरी मिली है। वहीं पार्षदों ने बल्लूपुर फ्लाईओवर के नीचे शौचालय निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने निगम से बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए कहा है। अतिक्रमण को लेकर के भी कुछ पार्षदगणों ने ये बात उठाई कि समय पर न नोटिस जा पाता है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी विलंब से होती है, तो उसको लेकर के भी एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि 7 दिन के अंदर नोटिस इशू होना और फिर 15 दिन की अवधि के बाद 1 माह के अंदर अंदर यदि वो अवैध है तो उसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भूमि अनुभाग के द्वारा की जाए। इस तरीके के सभी नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। उसके अलावा कुछ पार्षदगणों के द्वारा अपने वार्ड विशेष के कुछ निर्माण कार्यों का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उस पर भी सहमति बनी है। रुड़की के मंगलौर में हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली है। यहां जीटी रोड स्थित विवादित तालाब की पैमाइश के लिए तहसील प्रशासन और चकबंदी विभाग की टीम पहुंची। वहीं किसी भी विरोध की आशंका को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। दरअसल इस जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा है, जिसमें एक पक्ष ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका को दायर कर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होने का आरोप लगाया, जिस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने पैमाइश के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका आयोजित की गई थी और उसमें एक मंगलौर में एक जोहड़ है उसके अतिक्रमण के संबंध में थी, तो उसमें अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए माननीय हमारे श्रीमान जो है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा आदेशित किया गया कि आप जाके वहाँ पर इसकी चिन्हीकरण करो और वो देखो कि किधर से अतिक्रमण हुआ है। उसकी जानकारी के लिए हम सब लोग आए थे आज। किसके द्वारा शिकायत की गई? ये शिकायत नहीं की गई, ये माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका हुई, उसके अनुपालन भी किया जा रहा है। सर आज क्या पाया अभी? आज अभी हमें, क्योंकि उसको चिन्हीकरण का काम काफी बड़ा हुआ है और कार्य चालू है अभी। पौड़ी जिले में वन अग्नि की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को भी श्रीनगर रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास सिविल वन क्षेत्र में अचानक आग भड़क उठी। आग की लपटों को देखते हुए स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये हमें जो है सूचना मिली, हम जा रखे थे सत्याखाल में आग लगी थी, तो उसे बुझा के वापस आ रहे थे। फोन आया तब तक, क्या कहते हैं, पेट्रोल पंप श्रीनगर रोड के पास आग लगी है। तो सूचना मिलते ही हम जो है यहाँ के लिए रवाना हुए और यहाँ देखा तो पेट्रोल पंप के पास आग लगी थी। डीओ साहब द्वारा हमारी टीम को जो फ़ोन किया गया उसमें यही अवगत करवाया गया कि पेट्रोल पंप के श्रीनगर रोड के नज़दीक आग कहीं है। तो हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग जो यहाँ पे पहुँचे और हमने यहाँ पे आग बुझाने का कार्य शुरू किया। हाल के दिनों में रुद्रपुर स्थित सिडकुल में हुए श्रमिकों के प्रदर्शन पर एंटरप्रेन्योर समिति ने बड़ा बयान दिया है। समिति के महासचिव अजय तिवारी ने कहा कि श्रमिक अपना हक मांग रहे हैं जो उन्हें सरकार ने दिया है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों के वेतन, कार्य परिस्थितियों से जुड़ी समस्याओं को लेकर चर्चा की गई है, जिस पर अब सरकार के सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि कंपनियां श्रमिकों से बातचीत करें तो समस्या का समाधान हो सकता है। हम लोगों ने इसमें भी चर्चा की थी और तत्काल सरकार ने बोर्ड का गठन किया। बोर्ड में श्रमिक भी होते हैं, पक्ष भी होता है और आपको कंपनी के मैनेजमेंट पक्ष के साथ साथ श्रम विभाग के श्रम आयुक्त के साथ साथ श्रम सचिव उसके मेन चेयरमैन होते हैं। तो इन्होंने 27 तारीख को श्रम विभाग धन्यवाद का पात्र है और 2 दिन के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी उस पर साइन करके अपनी स्वीकृति देते हुए गवर्नर के पास से उसको स्वीकृत कराया ताकि उत्तराखंड में वो वेज 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। गदरपुर के गुलरभोज में 685 एकड़ सरकारी भूमि पर रह रहे लोगों को मालिकाना हक मिलने की उम्मीद है। बता दें कि अपर जिला अधिकारी नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील की। बता दें कि हाल ही में रुद्रपुर में आयोजित कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र सौंपकर इस मुद्दे को उठाया था। सीएम धामी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी को समिति बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसमें कोपा और 1-2 गांव और है यहाँ पे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पे खासकर
जब हरिपुरा जलाशय बना था तो उससे कुछ लोगों को विस्थापित किया गया था। उस विस्थापन के क्रम में कुछ भूमि जो फॉरेस्ट की थी और उसके रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाई थी, उसी को लेके ये प्रकरण चल रहा है। इसमें कैसे सकारात्मक रूप से लोगों के जो राइट उनके हैं उनको कैसे मिल सकते हैं, या किस प्रकार से विभिन्न विभागों के बीच जो संव्यवहार हुआ था, खासकर सिंचाई विभाग और फॉरेस्ट के बीच समस्त दस्तावेजों का परीक्षण करना है और दस्तावेजों के परीक्षण के उपरांत जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो शासन के लिए प्रस्तावित की जाएगी। बात अब उत्तराखंड के मौसम की कर लेते हैं। बता दें कि प्रदेश के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ है। राजधानी देहरादून समेत 11 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली। राज्य में अगले कुछ घंटों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। खासकर राजधानी देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहने वाला है। मसूरी में अचानक हुई भारी बारिश का आनंद पर्यटक लेते नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ओलावृष्टि की वजह से मॉल रोड सफेद नजर आ रही है। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बेमौसम हुई बारिश की वजह से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। मसूरी का मौसम अनूठों से भरा है। अभी सुबह तो बहुत अच्छी धूप थी और बारिश होने लग गई और बहुत बड़े-बड़े ओले भी रहे। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड बारिश शुरू हो गई है। हम लोग मॉल रोड घूमने निकले थे, लगा था मौसम बहुत अच्छा है। बहुत बर्फबारी हो गई यहाँ पे, अभी ठंडा बहुत हो गया है। रुद्रपुर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के खेला का एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर भंडाफोड़ किया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस की टीम ने बताया कि मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4 महिलाओं का रेस्क्यू किया गया। टीम ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायत के बाद छापेमार कार्रवाई की गई। देखिए, ये मामला कोतवाली रुद्रपुर का है। यहाँ पर शहर में कोहिनूर स्पा नामक एक स्पा है, जहाँ पे हमें सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें जो जनपद की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट फोर्स है वो मौके पर गई थी और वहाँ पर रेड किया था। इस कोहिनूर स्पा में हमें कुछ संदिग्ध लोग बरामद हुए हैं, जिनको मौके से हमने जो बरामद किया गया और संदिग्ध परिस्थितियों में उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई है। उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में और उचित कार्रवाई प्रगतिशील है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी दौरे पर सीएम धामी ने वरिष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम में की शिरकत। उत्कृष्ट कार्य करने पर वरिष्ठ नागरिकों को किया सम्मानित, बुजुर्गों का लिया आशीर्वाद। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 18 प्रस्ताव पास। कैबिनेट ने शिक्षा, परिवहन, रोजगार पर लिया फैसला, बढ़ाई वन दरोगा और आरक्षी की आयु सीमा। प्रदेश में मऊ पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन क्षेत्रों में लगेंगे बॉक्स। कैबिनेट ने फॉरेस्ट वर्किंग प्लान पर दिया जोर, काश्तकारों को होगा फायदा, नई नीति मंजूर। प्रदेश के लिए सटीक साबित हुआ मौसम का पूर्वानुमान। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि, तापमान में गिरावट दर्ज।